तो क्लास, अब हम C3 साइकिल के पार्ट 2 के बारे में सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे C3 साइकिल के स्टेप्स को डिटेल में और C3 साइकिल में कितने ATP और NADPH यूटिलाइज होते हैं वो भी हम इस टॉपिक में सीखेंगे। अब तक हमने कैल्विन साइकिल के सारे स्टेप्स को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन क्योंकि आपके लिए टॉपिक नया है इसीलिए आपको सभी चीजें एक साथ समझने में दिक्कत आएगी। इसीलिए हम इसको धीरे धीरे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैल्विन साइकिल में सबसे पहले हमने सीखा एक स्टेप के बारे में जो है कार्बन फिक्सेशन। इस स्टेप में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है इसीलिए हम इसे कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। कार्बोक्सिलेशन स्टेप में हमने ये सीखा कि एक 5 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड जो कि है रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, जिसे हम RuBP भी बोलते हैं, वो कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाता है एक 6 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड। क्योंकि ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड काफी अनस्टेबल होता है इसीलिए ये जल्दी से टूटकर बनाता है एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि PGA। ध्यान रखिए कि इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कंपाउंड 6 कार्बन से बना होता है इसीलिए ये टूटकर बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स 3PGA के। हमने इस स्टेप में ये भी देखा था कि कोई भी ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड नहीं होता, इसीलिए कार्बोक्सिलेशन स्टेप में कोई ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्विन साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन है तो क्या आप ये बता सकते हैं कि वो कंपाउंड कौन सा है? जी हाँ, यहाँ पर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर रहा है यानी कि राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट एक्सेप्ट कर रहा है इसीलिए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यानी कि RuBP। इस एंटायर प्रोसेस को जिसमें कार्बोक्सिलेशन परफॉर्म होती है उस स्टेप को कैटेलाइज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इस एंजाइम को कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंजाइम कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दोनों ही शो करता है, जिसके बारे में हम आगे चल के डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कैल्विन साइकिल का दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन। रिडक्शन में हमने 2 चीजें सीखी थी। सबसे पहले फॉस्फोरिलेशन और फॉस्फोरिलेशन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका रिडक्शन। कार्बोक्सिलेशन स्टेप में जो 3PGA के मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो फिर फॉस्फोरिलेट होते हैं ATP की मदद से और कन्वर्ट होते हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, जिसे हम 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं। क्योंकि फॉस्फोरिलेशन के स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स PGA के फॉस्फोरिलेट हो रहे हैं इसीलिए यहाँ पर 2 ATP रिक्वायर्ड होते हैं। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो फॉस्फोरिलेशन से बनता है वो फिर रिड्यूस होता है और कन्वर्ट होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। आपने अपनी केमिस्ट्री क्लासेस में ये सीखा होगा कि एसिड हमेशा रिड्यूस होता है एल्डिहाइड में, इसीलिए यहाँ पर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में रिडक्शन के थ्रू। रिडक्शन में यहाँ पर NADPH मदद करता है क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के कन्वर्ट हो रहे हैं यानी रिड्यूस हो रहे हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, इसीलिए यहाँ पर 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपकी NCERT में 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट मेंशन्ड होगा फॉस्फोग्लिसरेट के नाम से और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की जगह पर लिखा हुआ होगा ट्रायोज फॉस्फेट। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को हम फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम ट्रायोज फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कैल्विन साइकिल में रिडक्शन स्टेप में कितने ATP और कितने NADPH की रिक्वायरमेंट होती है तो आपका जवाब क्या होगा? यस, द करेक्ट आंसर इज 2 ATP एंड 2 NADPH। थर्ड स्टेप कैल्विन साइकिल में होता है रीजेनरेशन ऑफ RuBP। हमने अभी वीडियो के थ्रू डिस्कस किया था
कि एक साइकिल में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं। अगर ऐसी 3 साइकिल्स कंप्लीट होती हैं तो वो बनाती हैं 6 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। इन 6 मॉलिक्यूल्स में से 5 यूटिलाइज होते हैं राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनाने में। इस स्टेप में एक एटीपी यूटिलाइज होता है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के बन रहे हैं, इसीलिए 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होते हैं। जो 6 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के यहाँ पर बनते हैं, उनमें से 5 तो यूटिलाइज हो जाते हैं राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट की रीजनरेशन में, और जो एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का बच जाता है वो फिर कन्वर्ट होता है या तो ग्लूकोज में, या तो फैटी एसिड्स में, या फिर ग्लिसरॉल्स में। यहाँ पर अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि रीजनरेशन स्टेप में एक केल्विन साइकिल में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? यस, द करेक्ट आंसर इज कि एक साइकिल में रीजनरेशन स्टेप में केवल एक एटीपी यूटिलाइज होता है। अब तक हमने केल्विन साइकिल को अच्छे से समझ लिया है। अब हम ये समझ लेते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने में कितने केल्विन साइकिल्स रिक्वायर्ड होती हैं और उसमें एनर्जी कंजम्पशन कितना होता है। सबसे पहले हमने सीखा था कार्बोक्सिलेशन स्टेप के बारे में। इस स्टेप में कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर हमने सीखा रिडक्शन स्टेप के बारे में। रिडक्शन में एक साइकिल में 2 एटीपी और 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद आता है रीजनरेशन स्टेप। रीजनरेशन ऑफ RUBP में केवल एक एटीपी यूटिलाइज होता है एक साइकिल में। इन सब से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक केल्विन साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है जिसमें 3 एटीपी और 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। आप सभी को ये बात पता है कि ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसीलिए केल्विन साइकिल की जब एक साइकिल कंप्लीट होगी तो वो सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड ही फिक्स कर पाएगा, जिससे ग्लूकोज के 6 कार्बन नहीं बन सकते। इसीलिए जब 6 साइकिल्स ऐसी केल्विन साइकिल में कंप्लीट होंगी तब जाकर वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेंगी और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तब प्रोड्यूस होगा। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी केल्विन साइकिल्स रिक्वायर्ड होंगी और कितना एनर्जी कंजम्पशन होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6 साइकिल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन 6 साइकिल्स के लिए कितना एनर्जी कंजम्पशन होगा। जैसे कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कार्बोक्सिलेशन स्टेप में कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता, तो हम उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। कार्बोक्सिलेशन के बाद आता है रिडक्शन। एक साइकिल में रिडक्शन के लिए 2 एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, और क्योंकि यहाँ पर ऐसी 6 साइकिल्स हो रही हैं, इसीलिए 6 × 2 12 एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं 6 साइकिल्स के लिए। रिडक्शन में NADPH भी यूटिलाइज होता है। एक साइकिल में केवल 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं, और क्योंकि यहाँ पर ऐसी 6 साइकिल्स हो रही हैं, इसीलिए 6 × 2 12 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं 6 साइकिल्स की कंप्लीशन में। रिडक्शन के बाद आता है रीजनरेशन स्टेप। रीजनरेशन स्टेप में एक एटीपी यूटिलाइज होता है एक साइकिल के अंदर। क्योंकि यहाँ पर ऐसी 6 साइकिल्स हो रही हैं, इसीलिए 6 × 1 6 एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं 6 साइकिल्स के लिए। अब हम ये समझ लेते हैं कि टोटल NADPH और ATP मॉलिक्यूल्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए। रिडक्शन स्टेप में हमने ये देखा था कि 12 ATP रिक्वायर्ड होते हैं 6 साइकिल्स के लिए। ऐसे ही रीजनरेशन स्टेप में 6 ATP रिक्वायर्ड होते हैं 6 साइकिल्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ ATP हो गए 12 + 6 18। ऐसे ही रिडक्शन स्टेप में 12 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं, और रीजनरेशन स्टेप में कोई NADPH रिक्वायर्ड नहीं होता। इसलिए 6 साइकिल्स के लिए केवल 12 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ATP और NADPH एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए और 6 केल्विन साइकिल्स को कंटिन्यू रखने के लिए होते हैं 18 ATP और 12 NADPH।